मेरा नाम आलिया है और मैं बचपन से ही अकेले रहने वाली लड़की थी। रामपुर में मेरा घर था। मेरे अब्बू शराबी थे, इसीलिए मेरी माँ महजबीन उनसे बेहद परेशान रहती थी। जब मैं 4 साल की थी तभी मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। माँ के चले जाने के बाद मेरे अब्बू और ज्यादा शराब पीने लगे और एक दिन वो भी दुनिया से चले गए। मुझे मेरे दादा दादी ने पढ़ाया लिखाया और जब मैं 20 साल की हुई तब मेरे दादा दादी ने बिशनपुर में मेरी शादी कर दी। जब परवेज से मेरी शादी हुई थी तब मैं बिशनपुर में परवेज के बड़े से परिवार के बीच में रहती थी। मुझे इतने लोगों की जी हुजूरी की आदत नहीं थी। सुबह उठकर सास ससुर को चाय देना पड़ता, 2 नंद और 3 देवर के लिए नाश्ता बनाना और फिर पूरे घर के लिए खाना बनाना, यह सब मेरे बस की बात नहीं थी। इसीलिए परवेज के छोटे भाई नईम की शादी होते ही मैंने परवेज से अलग रहने की जिद की तो उसने बरेली शहर में एक मकान खरीदा और मुझे लेकर बरेली सिटी चला आया। बरेली सिटी का मकान 2 मंजिला था। नीचे मैं और परवेज रहने लगे। ऊपर का फ्लोर खाली था तो परवेज किराएदार ढूंढने लगा। कुछ ही समय में परवेज ने ऊपर वाला रूम एक स्टूडेंट को किराए पर दे दिया। रहमान मेरे घर किराए पर रहने आया। वो दिन भर अपने कमरे में रहकर एग्जाम की तैयारियों में लगा रहता। मुझे भी पढ़ने का शौक था। मैं ससुराल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और मेरे शौहर परवेज ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। परवेज की ड्यूटी पर चले जाने के बाद मैं दिन भर घर में अकेले पड़ी पड़ी बोर हो जाती। मुझे पता चला कि मेरा किराएदार रहमान भी बीएड की तैयारी में है तो मैं उससे अपनी पढ़ाई शेयर करने लगी। जब भी मुझे थोड़ी फुर्सत मिलती मैं रहमान के कमरे में चली जाती। बात पढ़ाई से शुरू हुई और जल्द ही मैं और रहमान मोहब्बत की किताबें पढ़ने लगे। हम दोनों दिन भर एक दूजे में खोए रहते। मैं अपने किराएदार रहमान की हो चुकी थी और अपने शौहर परवेज से दूर हो चुकी थी। परवेज अब सिर्फ नाम के लिए ही मेरा शौहर रह गया था। शाम को परवेज जब अपनी ड्यूटी से घर आता तो मुझे रात को उसके साथ सोना पड़ता। यह बात अब मुझे नागवार गुजरने लगी थी। मैं अब पूरी तरह रहमान की हो जाना चाहती थी और एक दिन रहमान ने ही मुझसे कहा कि चलो आलिया हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। तो मैं उसकी बातों में आ गई और उसी दिन मैंने घर से अपने सारे कीमती गहने उठाए और रहमान के साथ दिल्ली भाग आई। दिल्ली के प्रीत विहार में कुछ दिन रहने के बाद रहमान ने मुझे एक दलाल औरत मयूरी के हाथों बेच दिया और मेरे सारे गहने लेकर फरार हो गया। मयूरी ने मुझे जिस्म फरोशी के दलदल में झोंक दिया। अपनी गलतियों की वजह से मैंने जिस्म फरोशी को ही अपनी किस्मत मान लिया क्योंकि मेरे लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मैं यहाँ से लौटकर जाती भी तो कहाँ। मयूरी के घर मुझे जिस्म के बदले सब कुछ मिलता था। मयूरी बुरी औरत नहीं थी। 2 साल बाद ही मयूरी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं ये धंधा छोड़कर अपना घर बसाना चाहूँ तो मयूरी पूरी मदद करेगी। लेकिन मैं तो अपना बसा बसाया घर उजाड़ कर मयूरी के पास आई थी। अब नया बसेरा बसाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। एक दिन मेरी मालकिन मयूरी की मौत हो गई। मयूरी का अपना कोई परिवार नहीं था। उसके मरने के बाद मुझे मालूम चला कि मयूरी ने अपनी सारी चल अचल संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। मैं ये जानकर बेहद हैरान थी क्योंकि मयूरी के यहाँ शहनाज नाम की एक लड़की और थी जो मुझसे भी पहले से मयूरी के यहाँ रहती थी, लेकिन मयूरी ने उससे कुछ नहीं दिया था। शहनाज को मयूरी की दौलत का कोई लालच भी नहीं था, इसीलिए मेरे मयूरी की प्रॉपर्टी का मालकिन बन जाने से शहनाज को कोई परेशानी नहीं हुई। मयूरी के साथ 5 साल काम करते हुए मैं इस धंधे में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी कि मयूरी के मरने के बाद मैंने इस धंधे से कमाकर प्रीत विहार में कई प्लाट और खरीद लिए थे। मयूरी की तरह मेरा भी कोई अपना नहीं था। परिवार के नाम पर मेरे यहाँ काम करने वाली लड़कियां ही थी जो मुझे कमा कर देती थी। मैंने इन 5 सालों के दौरान मर्दों की इस दुनिया को करीब से जान लिया था। सर से पांव तक शराफत की चादर ओढ़े मर्दों को मैंने नंगा होते हुए देखा था। शादीशुदा मर्दों की हकीकत मैं जान चुकी थी और इश्क करने वाले मर्दों की असलियत भी मेरे सामने नंगी हो चुकी थी। वफादारी और ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करने वाले मर्द मेरी दहलीज पर वफा और ईमान दोनों बेच कर जाते थे। ऐसे में मुझे
मर्द जात से ही नफरत हो गई थी। साथ ही मेरी नजर में इश्क, प्यार और मोहब्बत के भी कोई मायने नहीं रह गए थे। मैंने रहमान से मोहब्बत की थी, बदले में मुझे धोखे के सिवाय क्या मिला। मर्दों की बनाई इस दुनिया में मुझे हर मर्द धोखेबाज ही नजर आता था। यहाँ हर मर्द किसी न किसी को धोखा दे रहा था, लेकिन एक परवेज ही वह इंसान था जिसे मैंने धोखा दिया था। जब भी मैं परवेज के बारे में सोचती परेशान हो जाती। आखिर उस आदमी की क्या गलती थी? उसने तो मेरे लिए वो सब कुछ किया था जो मैंने चाहा था। मेरे लिए परवेज ने अपना परिवार तक छोड़ दिया था, लेकिन बदले में मैंने उसे क्या दिया? मुझे परवेज की बहुत याद आती थी, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे घर से भाग जाने के बाद परवेज ने दूसरी शादी कर ली होगी। इसीलिए मैंने 5 सालों के दौरान परवेज की कोई खबर नहीं ली। मयूरी की मौत के 6 महीने बीत चुके थे। इस बीच मेरा धंधा पहले से भी अच्छा चलने लगा था। मेरी पूंजी वो लड़कियां थी जो मेरे घर आकर अपना जिस्म बेचती थी। इन्हीं लड़कियों के सहारे मैं बैठे बैठे मुनाफा कमाती थी। रुपयों की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक ऐसे मर्द की जिसके दिल में हवस नहीं बल्कि मोहब्बत हो, और वो सब केवल परवेज ही था। मुझे परवेज की याद सताने लगी थी। मैंने तय किया था कि अगर परवेज मुझे माफ कर देगा तो मैं यह धंधा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और इस धंधे से कमाई गई सारी दौलत मैं उन औरतों को बांट दूंगी जो मजबूरी में अपना जिस्म बेचती हैं। इन्हीं में से एक शहनाज भी थी जो पहले मयूरी का काम संभालती थी और मयूरी के मरने के बाद वो मेरा सारा काम संभालने लगी थी। शहनाज की कहानी भी मेरे जैसे ही थी। वो भी इश्क में पड़कर कोठे तक पहुंची थी। शहनाज की वजह से मुझे काफी फुर्सत हासिल हो गई थी। अब मेरे पास दौलत की कोई कमी भी नहीं थी। मैं फिर से परवेज को पाना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि परवेज कभी मुझे माफ नहीं करेगा। फिर भी मैंने तय किया कि मैं एक बार बरेली जाऊंगी और परवेज से मिलकर उसके पैरों पर गिर जाऊंगी, और मुझे यकीन था कि वो मुझे माफ कर देगा। मैंने बरेली की ट्रेन के लिए 2 दिन बाद का रिजर्वेशन करवा लिया। शहनाज मेरे इस फैसले से खुश नहीं थी। उसे लगता था कि हम जैसे औरतों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। मेरी असलियत जानने के बाद परवेज मुझे कभी नहीं अपनाएगा, और शहनाज की यह बात काफी हद तक सही भी थी। परवेज ही क्या, दुनिया का कोई भी मर्द ऐसी औरतों को नहीं अपनाएगा जो चंद रुपयों के लिए अपने जिस्म का सौदा करती हो। बात सिर्फ इतनी सी होती तो भी शायद परवेज मुझे अपना लेता, लेकिन मैंने तो उसे तब धोखा दिया था जब उसे मेरी जरूरत थी। अगली सुबह मेरी ट्रेन थी। मैंने रात का खाना शहनाज के साथ खाया और अपने कमरे में जाकर कल सुबह बरेली जाने के लिए सामान पैक करने लगी। मेरा यह कमरा पहले मयूरी का हुआ करता था। मयूरी के मौत के बाद उसके कारोबार के साथ उसकी प्रॉपर्टी पर भी मेरा अधिकार हो गया था, और तब से मैं मयूरी के इस कमरे का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन मयूरी की मौत के 6 महीने बीत जाने के बाद भी मैंने कभी उसकी अलमारी में रखे उसके निजी सामान को हाथ तक नहीं लगाया था। अपना सामान पैक करने के दौरान मुझे न जाने क्या सूझी कि मैंने मयूरी की अलमारी को खोल दिया और उसके सामान को खंगालने लगी। मयूरी के सामान में मुझे मयूरी के हाथों लिखी उसकी डायरी मिल गई, और मैं सब काम छोड़कर उस डायरी को पढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं मयूरी की डायरी पढ़ती गई, मेरे सामने मयूरी की जिंदगी के राज खुलते चले गए। मयूरी ने अपनी डायरी में अपने बचपन से लेकर मौत से कुछ समय पहले तक की पूरी कहानी लिखी थी। मयूरी का असली नाम महजबीन था। उसकी शादी रामपुर में मुनीब से हुई थी। मुनीब एक शराबी इंसान था। 28 साल पहले महजबीन के एक बेटी हुई। महजबीन पहले से मुनीब के जुल्म सितम सहने को मजबूर थी। बेटी की पैदा होने के बाद तो उसकी जिंदगी नर्क बन गई। बेटी हो जाने के बाद मुनीब और ज्यादा पीने लगा। शराब के नशे में वो अक्सर महजबीन को बुरी तरह पीटता। महजबीन सब कुछ सहती रही। जब महजबीन की बेटी 4 साल की हुई तो महजबीन को अपने पड़ोसी जाहिद से इश्क हो गया, और वो अपनी नन्ही सी बेटी को छोड़कर रातों रात जाहिद के साथ घर से भागकर दिल्ली आ गई। महजबीन ने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो अपनी नन्ही सी बेटी को रामपुर से दिल्ली बुला लेगी, लेकिन दिल्ली में भी उसकी किस्मत ने उसका साथ
साथ नहीं दिया और दिल्ली आने के 1 साल के भीतर ही जाहिद की मौत हो गई। जाहिद की मौत के बाद महजबीन के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था और न जाने कब वो जिस्म फरोशी के धंधे का हिस्सा बन गई। जिस्म के धंधे में महजबीन की ऐसी तरक्की हुई कि वो महजबीन से मयूरी बन गई। मयूरी बनते ही उसके नाम के साथ उसका इतिहास भी गुम हो चुका था। लेकिन मयूरी के जहन में अगर कुछ बाकी रह गया था तो वो उसकी 4 साल की बेटी आलिया का चेहरा, जिसे याद कर मयूरी रात रात भर रोती थी। कई बार मयूरी ने रामपुर में मुजीब के घर वालों की तलाश की, लेकिन मुजीब के मरने के बाद मयूरी के सास ससुर रामपुर से अपना सब कुछ बेचकर कहीं और चले गए थे। इसीलिए मयूरी अपनी बेटी को कभी ढूंढ ही न पाई और आखिरी वक्त में वो अपनी बेटी आलिया को याद करती हुई मर गई। मयूरी की डायरी को पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आई थी, क्योंकि महजबीन यानी कि मयूरी कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी माँ ही थी, जो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। मयूरी की डायरी के पन्नों के बीच मुझे एक फोटो मिली, जिसमें अपनी माँ की गोद में बैठी एक छोटी सी बच्ची मुस्कुरा रही थी। यह बच्ची मैं ही थी। किस्मत का खेल भी अजीब होता है। जिस बेटी की तलाश में मयूरी जिंदगी भर तड़पती रही, 5 साल पहले वो बेटी खुद ही उसके पास आ गई थी। लेकिन न तो माँ ने बेटी को पहचाना और न ही बेटी ने माँ को पहचाना। अपनी माँ मयूरी की आंखों में बेटी के लिए वो दर्द मैंने उसके आखिरी पल में महसूस जरूर किया था। वो मरते समय मेरे हाथों को थाम कर दुनिया से रुखसत हुई और मरने से पहले वो अपनी सारी जमा पूंजी मेरे नाम कर गई थी। काश उस आखिरी पल में मयूरी यह जान पाती कि मैं ही उसकी बेटी थी। सुबह 10 बजे की मेरी ट्रेन थी। मुझे बरेली के लिए निकलना था और सुबह हो चुकी थी। मैं रात को एक पल के लिए भी सो नहीं पाई थी। एक रात में सब कुछ बदल गया था। मुझे मेरी माँ मिल गई थी, लेकिन अपनी माँ को मैं सिर्फ याद ही कर सकती थी, क्योंकि वो इस वक्त कब्र में थी। लेकिन उसकी यादें मेरे पास थी, जिनके सहारे मैं जी सकती थी। सुबह जब शहनाज मेरे कमरे में आई तो मैं उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। मेरी इस हालत को देखकर शहनाज कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने मुझे संभाला और तभी उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी, जिसमें मयूरी छोटी सी बच्ची को गोद में लिए बैठी हुई थी। शहनाज अपनी मालकिन मयूरी को तो पहचान गई, लेकिन उस बच्ची को नहीं पहचान पाई, जो मयूरी की गोद में बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और शहनाज से बोली, मयूरी की गोद में बैठी यह बच्ची मैं हूँ। मयूरी मेरी सगी माँ थी। शहनाज को जब मेरी पूरी कहानी मालूम चली तो उसकी आंखें भी भर आई और काफी देर तक हम दोनों रोती रहीं। सुबह हो चुकी थी। माँ की डायरी को मैंने बड़े जतन से उसके अलमारी में बंद किया और बरेली जाने की तैयारी में लग गई। दिन के 2 बज रहे थे। मैं बरेली के ट्रेन में अपनी बर्थ पर बैठी हुई अपनी माँ के बारे में ही सोच रही थी। अचानक मेरे सामने से एक आदमी गुजरा। मैंने पहली नजर में ही इस आदमी को पहचान लिया। यह रहमान ही था। रहमान ने मुझे नहीं देखा और आगे बढ़ गया। ट्रेन में मेरी ही बोगी में वो मुझसे 2 केबिन आगे की सीट पर बैठा। यह वही आदमी था जिसकी वजह से मैंने अपने शौहर परवेज जैसे इंसान को धोखा दिया था। मोहब्बत के नाम पर इसी आदमी ने मुझे कोठे पर भेजा था। मेरी कीमत वसूलने के अलावा यह शख्स मेरे गहने लेकर फरार हो गया था। तब मैं अबला थी, मैं कुछ न कर पाई, लेकिन अब मैं उस स्थिति में तो जरूर हूँ कि इस आदमी से अपनी जिंदगी की तबाही का बदला ले सकूं। मैं यही सोच रही थी कि शाम के 6 बज गए और कुछ ही देर में ट्रेन बरेली जंक्शन पर पहुंचने वाली थी। मैंने तय किया कि अगर रहमान बरेली उतरेगा तो ठीक, वरना वो इस ट्रेन में जहां तक सफर करेगा मैं उसके पीछे जाऊंगी। लेकिन मैंने देखा कि बरेली जंक्शन आने से पहले ही वो उतरने की तैयारियों में लग गया। बरेली स्टेशन पर रहमान के पीछे ही मैं भी उतर गई और उससे कुछ दूरी पर रहकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। स्टेशन से उतरकर रहमान ने आला हजरत कॉलोनी के लिए रिक्शा लिया तो मैं भी दूसरे रिक्शे से उसके पीछे निकल पड़ी। आला हजरत कॉलोनी मेरे लिए नई जगह नहीं थी। परवेज जब मुझे लेकर बरेली शहर रहने आया था तब मैं उसके साथ कई बार इस कॉलोनी में आई थी। यहाँ से बरेली सिटी की दूरी भी कोई
ज्यादा नहीं थी। आला हजरत पहुंचकर रहमान एक गली में दाखिल हुआ और गली में घुसते ही दूसरे बिल्डिंग के अंदर चला गया। उसके बिल्डिंग में दाखिल हो जाने के बाद मैंने बिल्डिंग की नेम प्लेट पर गौर किया तो वहाँ शहजाद मंजिल लिखा हुआ था। मैं समझ गई कि रहमान इस बिल्डिंग में किराए पे रहता है। मैं वहाँ से वापस आई और नजदीक ही मुझे ओला का रूम मिल गया, जहाँ मैंने एक कमरा बुक किया और रूम में जाकर मैंने रात का खाना ऑर्डर कर दिया। खाना खा लेने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और अगली सुबह की योजना बनाने लगी। बरेली के आला हजरत कॉलोनी से 5 किलोमीटर की दूरी पर बरेली सिटी में ही परवेज का घर था। मैं सुबह उठकर आधे घंटे में ही परवेज के मकान तक पहुंच सकती थी, लेकिन रहमान को यहाँ देखकर मैं तय नहीं कर पा रही थी कि मैं परवेज के पास जाऊं या पहले रहमान से हिसाब बराबर करूं। मैं जब भी किसी दुविधा में फंसती थी शहनाज की राय जरूर लेती थी। इसीलिए मैंने होटल के रूम से शहनाज को कॉल लगा दिया और उससे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर शहनाज ने गहरी सांस ली और बोली, आलिया बाजी, बदले की आग में जलने से कुछ हासिल नहीं होता। आप यह मत भूलिए कि रहमान की वजह से ही आप अपनी माँ तक पहुँच पाई थी। इसीलिए रहमान की चिंता छोड़ दीजिए और सुबह उठकर परवेज भैया के पास चले जाइए। शहनाज की बातें मानकर मैंने रहमान से बदला लेने वाली बात मन से निकाल दी और यह मानकर कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मैंने रहमान को माफ कर दिया। मैं यह तय कर चुकी थी कि अगर परवेज मुझे अपना लेगा तो 5 साल का सारा दर्द भूल जाऊंगी। सुबह होते ही मैं होटल से बरेली सिटी की ओर निकल पड़ी। परवेज के मकान पर पहुंची तो मैंने देखा कि 5 साल में ज्यादा कुछ नहीं बदला था। वही पुरानी गलियां और वही भीड़ भाड़। गली के एक कोने पर परवेज का मकान भी पहले की तरह ही था। मैंने दरवाजे की डोरबेल बजाई तो सामने अपने देवर नईम को देखकर चौंक गई। उसके पीछे ही उसकी बीवी सलमा खड़ी थी। नईम ने तो मुझे देखते ही पहचान लिया, लेकिन उसकी बीवी मुझे न पहचान पाई और बोली, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? मैंने कहा, आपके शौहर नईम मुझे पहचान गए हैं, उनसे पूछिए कि मैं कौन हूँ। नईम ने मुझे अंदर बुलाया और सलमा को चाय बनाने के लिए बोलकर मेरे सामने बैठ गया और बोला, सब कुछ बर्बाद कर अब क्या लेने आई हो भाभी? मैंने पूछा, नईम तुम्हारे भैया कहाँ हैं? मेरे मुंह से इतना सुनते ही नईम की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल पाता कि सलमा सामने खड़ी हो गई और बोली, तुम कितनी बेशर्म औरत हो। तुम्हारे चक्कर में बड़े भैया परवेज ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी और अब 5 साल बाद आकर तुम हमसे पूछ रही हो कि परवेज कहाँ है? अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। सलमा के गुस्से को देखते हुए नईम ने सलमा की बाह पकड़ी और उसे कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद नईम पानी का गिलास हाथों में लिए मेरे करीब आया और गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, तुम जब रहमान के साथ फरार हुई थी उसी दिन परवेज भैया ने फांसी लगा ली थी। यह खबर मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। मेरी वजह से ही परवेज ने अपनी जान दे दी थी और मैं उसकी खबर तक न ले पाई। मैं कब्रिस्तान जाकर रहमान की कब्र से लिपट कर रोना चाहती थी, लेकिन औरत होने की वजह से मैं कब्रिस्तान में जा भी नहीं सकती थी। मैं नईम के घर से लौटकर आला हजरत कॉलोनी में अपने होटल के कमरे में आ गई और बिस्तर पर गिरकर दिन भर रोती रही। अब मैं समझ चुकी थी कि मेरे आंसुओं के एक एक कतरे की वजह रहमान ही था। रहमान ही वह शख्स था जिसकी वजह से मैंने परवेज को खो दिया। अब मैंने तय कर लिया था कि मैं रहमान को भी ऐसे ही रुलाऊंगी जैसे इस वक्त मैं रो रही हूँ। रात को मैंने शहनाज को फोन किया और उसे सारी बात बता दी। जो शहनाज कल तक रहमान को माफ करने की बात कर रही थी, वही शहनाज अब उससे बदला लेने की बात कर रही थी। मैंने शहनाज से कहा, शहनाज अब तुम ही मुझे रास्ता बताओ कि मैं क्या करूं। शहनाज ने कहा, बाजी तुम थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखो, मैं कुछ सोचती हूँ। मैंने कहा, शहनाज मैं इसी वक्त रहमान के घर जा रही हूँ। शहनाज ने कहा, नहीं, रात को तुम अकेले उसके यहाँ नहीं जाओगी। मैं इसी वक्त ट्रेन पकड़कर बरेली के लिए निकल रही हूँ। सुबह तक पहुँच जाऊंगी, तब तक तुम मेरा इंतजार करो। शहनाज मेरी बहुत चिंता करती थी और कई मामलों में वो मुझसे ज्यादा समझदार भी थी। इसीलिए मैं शहनाज के बरेली पहुँचने का इंतजार करने
करने लगी। सुबह 8 बजे ही शहनाज मेरे होटल रूम में मेरे साथ बैठी थी। थोड़ी देर में हम दोनों रहमान के घर की ओर निकल पड़े। शहजाद मंजिल पर पहुंचकर शहनाज ने डोर बेल बजाया तो रहमान ने दरवाजा खोला और हमें वहां देखकर उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाया, शहनाज तुम! और इतना कहकर रहमान शहनाज के गले लगकर रोने लगा। शहनाज भी रहमान को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो शहनाज मेरे लिए रहमान से बदला लेने रहमान के घर पहुंची थी, वही शहनाज रहमान के गले पकड़कर रोए जा रही थी। मैं हैरान परेशान होकर इस नजारे को देखे जा रही थी। तभी रहमान मेरे करीब आया और मेरे पैरों पर गिरकर रोने लगा और बोला, आलिया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने रहमान के बाजुओं को पकड़ ऊपर उठाया और वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, शहनाज मेरी सगी बहन है, जिसे तुम्हारा शौहर परवेज इश्क के जाल में फंसाकर दिल्ली भगा ले गया था और वहाँ उसने शहनाज को बेच दिया था। रहमान के मुंह से यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं रहमान के मुंह की ओर देखने लगी। तभी उसने कहा, मेरा असली नाम शहजाद है और मैं तुम्हारे घर नाम बदल कर ही रहने आया था। जब मुझे यह बात मालूम चली कि परवेज मेरी बहन को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसे कहीं बेच चुका है, तो मैंने परवेज से बदला लेने की ठान ली और नाम बदलकर मैं बरेली सिटी के तुम्हारे मकान में किराएदार बनकर रहने लगा। जल्द ही तुम मेरे जाल में फंस गई और मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया जो तुम्हारे शौहर परवेज ने मेरी बहन शहनाज के साथ किया था। परवेज यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और इस तरह मेरे बदले की आग बुझ गई और मेरे दिल को ठंडक मिल गई थी। मैं पिछले 7 सालों से अपनी छोटी बहन शहनाज की तलाश में भटकता फिर रहा था, लेकिन वो मुझे इस तरह मिल जाएगी मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने अपने बदले के लिए तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। हो सके तो मुझे माफ कर दो आलिया। परवेज की मौत के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं तुम्हें वापस लेने फिर से दिल्ली पहुंचा, लेकिन जिस औरत के हाथों मैंने तुम्हें बेचा था, उस औरत ने कहा कि आलिया अब मेरी बेटी हो चुकी है, इसीलिए उसे भूल जाओ। तुम्हें वापस पाने के लिए मैंने मयूरी को ढेर सारी रकम ऑफर की, लेकिन उसने किसी भी कीमत पर तुम्हें वापस करने की बात से इनकार कर दिया। मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह की थी, इसीलिए मैंने कसम खाई कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर शहजाद खामोश हो गया और उन दोनों भाई बहनों को वहीं छोड़कर मैं वहां से निकल आई। इस घटना के 1 साल बीत चुके हैं। मैंने दिल्ली की अपनी पूरी प्रॉपर्टी उन लड़कियों में बांट दी जो हालात का शिकार होकर मेरे कोठे तक पहुंची थी। शहजाद ने अपनी छोटी बहन शहनाज की शादी अपने एक दोस्त रिजवान से कर दी। रिजवान आला हजरत कॉलोनी में शहजाद का पड़ोसी था। अब शहनाज अपने शौहर रिजवान के साथ मेरे पड़ोस में ही रहती है और कल तक जो मेरी सहेली थी, अब वही शहनाज मेरी नंद हो चुकी है और मैं रहमान यानी कि शहजाद की बीवी बनकर बेहद खुश हूँ। कहानी से सीख, औरतों का सबसे ज्यादा शोषण भरोसे के नाम पर ही होता है। महजबीन, आलिया और शहनाज, ये तीनों औरतें भरोसे के नाम पर ही कोठे पर पहुंची थी। इसीलिए किसी पर भरोसा कर अपनी जिंदगी दांव पर लगा देना समझदारी का काम तो हरगिज नहीं है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप